हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए बी क्रिएशन में। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के नए सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे पूरे 30 क्वेश्चन। और दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों हिंदी के जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा के प्रथम गद्यकार जो थे दोस्तों वो थे लल्लू लाल। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों इनका जो एक गद्य है लल्लू लाल जी का, वो है दोस्तों प्रेम सागर। जी हाँ दोस्तों, प्रेम सागर इनका एक महत्वपूर्ण गद्य है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए रश्मिरथी पर, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा पर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र पर, ऑप्शन डी उर्वशी पर। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो हुआ था दोस्तों उर्वशी पर। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया है। यह क्वेश्चन पहले भी कई बार यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि है वो है दोस्तों हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो दोस्तों अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में दोस्तों सूरदास जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सूरदास। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों रामचरितमानस में जो कांड है दोस्तों वो है दोस्तों 7। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए सदा सुखलाल, ऑप्शन बी गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हिंदी अनुवाद किया है वो किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पूछा गया है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी कुंडलियां, ऑप्शन डी दोहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद दोस्तों हमारा दोहा कहलाता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 16। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिए गए हैं, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रसों से रिलेटिव एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा ही जाता है और पूछा गया है हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है?
तो दोस्तों हिंदी साहित्य में दोस्तों जो रसों की संख्या है वो 9 ही है। पहली बात तो ये है कि हिंदी साहित्य में जो रस है वो 9 रस है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, ए भक्ति, बी वत्सल, सी शांत, डी करुण। तो दोस्तों हिंदी साहित्य में जो नवा रस होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शांत दोस्तों हिंदी साहित्य का नवा रस है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों जान लेते हैं 9 रस आखिर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 9 रस में जो हमारा आता है, पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, पांचवा रौद्र, जो छठवां है दोस्तों वो भयानक, और सातवां बीभत्स, और आठवां दोस्तों अद्भुत, और नवा दोस्तों हमारा आ जाता है शांत रस। और दोस्तों वैसे रस पहले से इस कई 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 किताबों में दोस्तों रस 11 भी दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों जो रस माने गए हैं वो 9 माने गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो और रस है उन्हें दोस्तों श्रृंगार रस के साथ ही ऐड किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए किसकी हार होती है, ऑप्शन बी किसकी जीत होती है, ऑप्शन सी पीठ दिखाकर बैठना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे पास दिया गया है उस ऊंट ऊंट दोस्तों किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों किसकी जीत होती है, इस लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पे ये हो जाएगा, ऊंट किस करवट बैठता है अर्थात किसकी जीत होती है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए घर में ही रहना, ऑप्शन बी कुएं में गिरना, ऑप्शन सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। तो दोस्तों कूप मंडूक होना अर्थात अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, संक्षिप्त रूप लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए रेखांकन चिन्ह, ऑप्शन बी लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी लोप चिन्ह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संक्षिप्त रूप लिखने के लिए दोस्तों लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लाघव चिन्ह दोस्तों जैसे हम कुछ चीज़ों को इस प्रकार से लिखते हैं, कृपया, तो कृपया दोस्तों हम इस प्रकार से लिखते हैं, कृपया पेज को उल्टिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से। तो ये दोस्तों हमारे लाघव चिन्ह होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लोप चिन्ह दिया गया है। लोप चिन्ह दोस्तों हम किसी शब्द, किसी वाक्य को दोस्तों जब इस प्रकार से शुरुआत करते हैं उसकी और लास्ट में दोस्तों ये होता है, तो ये दोस्तों हमारे लोप चिन्ह है। और रेखांकन चिन्ह दोस्तों आप सभी लोग समझते होंगे, रेखांकन चिन्ह में एक रेखा होती है मात्र, बस दोस्तों यही इसका यहाँ पे रेखांकन चिन्ह का यही चिन्ह होता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो दोस्तों इसमें जो हमारा वाक्य होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। जी हाँ दोस्तों, मिश्र वाक्य दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता क्या जा चुके थे। तो दोस्तों यह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी विधेय, ऑप्शन सी पदक्रम, ऑप्शन डी आकांक्षा। तो दोस्तों वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे दोस्तों विधेय कहते हैं। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और उद्देश्य दोस्तों हमारा होगा, जैसे दोस्तों राम ने खाना खाया। जी हाँ दोस्तों, राम ने खाना खाया तो उसका उद्देश्य क्या है, खाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों उद्देश्य हमारा खाना हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए विवेचन, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी समीक्षा। तो दोस्तों किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा विवेचन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, किसी विषय की पूरी छानबीन करना अर्थात विवेचन करना। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी दोस्तों समीक्षा, मीमांसा, विश्लेषण लगभग दोस्तों
काफ़ी क्लोज वाक्य है, पर दोस्तों किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए जो एक परफेक्ट शब्द होगा वो हो जाएगा विवेचन। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए हाश, ऑप्शन बी शाप, ऑप्शन सी गौण, ऑप्शन डी वाचाल। तो दोस्तों मूक का विलोम शब्द जो यहाँ पे होगा हमारा वो हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से गंगा लाभ किसका पर्यायवाची है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से गंगा लाभ किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए मोक्ष का, ऑप्शन बी मृत्यु का, ऑप्शन सी जानकी का, ऑप्शन डी खून का। तो दोस्तों मोक्ष का पर्यायवाची ये हो नहीं सकता है। मोक्ष के जो पर्यायवाची होते हैं दोस्तों वो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दोस्तों सी जानकी भी दोस्तों इसका नहीं होगा, डी खून भी नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों मृत्यु दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। गंगा लाभ का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों मृत्यु का, दोस्तों गंगा लाभ एक पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार दोस्तों मृत्यु के जो और पर्यायवाची है नॉर्मल से कुछ आपको पता ही होंगे, जिसमें निधन, और दोस्तों इसी प्रकार से पंचतत्व, इंतकाल, काशीवास, निर्वाण, मरण दोस्तों मृत्यु के क्या और पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शकुनी, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी अमर्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों क्रोध का जो पर्यायवाची शब्द होगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमर्ष दोस्तों क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों इसके अलावा जो इसके और पर्यायवाची शब्द है वो है दोस्तों क्रोध के क्या, एक हो गया हमारा कोप, दूसरा हो गया दोस्तों हमारा इसका अमर्ष तो है ही है, एक गुस्सा हो गया, और दोस्तों एक हमारा और होगा वो हो जाएगा रोष। जी हाँ दोस्तों रोष भी दोस्तों क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। और तो इसी प्रकार दोस्तों ये तीनों ही क्या दोस्तों हमारे क्रोध के क्या पर्यायवाची शब्द हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इसमें जो आपका शकुनी दिया गया है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों इसमें जो शकुनी दिया गया है इसका जो पर्यायवाची होगा, तो दोस्तों ये जो शकुनी है दोस्तों यह खग का पर्यायवाची है। जी हाँ दोस्तों खग का पर्यायवाची है। और दोस्तों जो इसमें दुर्जन दिया गया है, तो दुर्जन दोस्तों खल का पर्यायवाची है। किसका? खल। और इसी प्रकार दोस्तों यह क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों अविकारी शब्द होता है ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अव्यय। तो दोस्तों अविकारी शब्द जो होंगे हमारे वो हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे अव्यय। जी दोस्तों अव्यय। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अव्यय। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? जी हाँ दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अर्थात अपादान। जी हाँ दोस्तों अपादान दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों एक बात और जानने की ज़रूरत है, कारक दोस्तों हमारे 7 होते हैं। जी हाँ दोस्तों कारक जो कारकों की संख्या है वो 7 है। तो दोस्तों इस वाक्य में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से जो दोस्तों हमारा कारक है वो है दोस्तों अपादान। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी सूचीपत्र, ऑप्शन सी सियार, ऑप्शन डी परिषद। तो दोस्तों ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों परिषद दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते 22वें क्वेश्चन की ओर। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार दही, जी हाँ दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इससे पहले भी, और पूछे जाने की संभावना भी इस क्वेश्चन की रहती ही है। तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग।
तो यहाँ पे 2 बार उभय उभय लिंग हो रखा है, तो अब एक ही बार है। तो दोस्तों लिंग की दृष्टि से दोस्तों दही क्या है? तो दोस्तों लिंग की दृष्टि से दही हमारा पुल्लिंग है। जी हाँ दोस्तों, पुल्लिंग है। अब काफ़ी लोगों को दोस्तों इस क्वेश्चन पे सस्पेंस हो रहा होगा कि हम जो घरों में अपनी जिस बोली में दोस्तों दही के लिए वाक्य प्रयोग करते हैं उसमें दोस्तों स्त्रीलिंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है गढ़वाली भाषा में। तो दोस्तों दही जो हमारी वास्तव में जो है दोस्तों यह एक पुल्लिंग शब्द है। जी हाँ दोस्तों, पर हमारे जो उत्तराखंड में गढ़वाली लोग हैं ये इसका ज़्यादातर इसका क्या स्त्रीलिंग रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे डाउट में बिल्कुल मत रहे, दही एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन हमारे पास है, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो दोस्तों चाय जो शब्द है दोस्तों ये हमारा है चीनी भाषा का शब्द। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी मिश्रित। तो दोस्तों जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे कहते हैं दोस्तों क्या? यौगिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यौगिक। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन हमारे पास है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो दोस्तों परीक्षा शब्द जो हमारा इन चारों में से जिस वर्ग में आएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तत्सम। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आएगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 माफ़ कीजिएगा 26 हमारे पास दिया गया है, समास के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों समास के जो भेद है वो है दोस्तों 6। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों वो 6 जो समास के भेद है वो है दोस्तों अवयवी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। जी हाँ दोस्तों, ये 6 भेद जो है समास के वो इस प्रकार से है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो होगा हमारा वो होगा अवयवी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा होगा द्विगु, पांचवा दोस्तों द्वंद्व, छठवां जो होगा बहुव्रीहि समास होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। तो दोस्तों हिंदी में जो कृत प्रत्यय है इनकी जो संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी 28। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता ही है उपसर्ग प्रत्यय ये पेपरों में पूछे ही जाते हैं। और इन शब्दों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उन्हीं से दोस्तों हम इन शब्दों को जान सकते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के क्या स्टार्टिंग में लगते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रा, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी परी, ऑप्शन डी प्रति। तो दोस्तों प्रतिकूल शब्द में जो हमारा उपसर्ग होगा वो हो जाएगा प्रति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी प्रति दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। तो दोस्तों स्वर संधि का यहाँ पे उदाहरण होगा रत्नाकर, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अघोष वर्ण आखिर होता क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोस्तों स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें दोस्तों अघोष वर्ण कहते हैं। तो आ, जा, हा, शा। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन डी शा दोस्तों इनमें से अघोष वर्ण नहीं है, माफ़ कीजिएगा सा इनमें दोस्तों अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमने जिस प्रकार से डेफिनेशन में देखा था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो हमारे अघोष वर्ण होते हैं।
तो हाँ में दोस्तों कंपन हो रहा है, जा में भी आपको कंपन महसूस हो रहा होगा और हाँ में भी। तो सा दोस्तों एकदम नॉर्मल से मुंह से निकल रहा है, शाह। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों आज का हिंदी का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले दोस्तों आपके लिए और भी सेशन हिंदी के दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों हिंदी यूके ट्रिपल एस यूके पीसीएस एमसीक्यूज में जाके दोस्तों और भी जो वीडियो दी गई है उनको देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू।